हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने अलग अलग मॉडल पढ़े। टॉमसन का मॉडल आप लोगों ने पढ़ा, साथ ही रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड को की मॉडल में कुछ कमियां आई, जिनको दूर करने के लिए बोहर का मॉडल आया, और उससे पहले बहुत सारी खोज हो चुकी थी, जो कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव थ्योरी में आपने पढ़ा। प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव्स की तरह और आपके पार्टिकल की फॉर्म में भी आए। उसके बाद हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके एक इफेक्ट होता है जो बताता है कि लाइट जब भी मेटल की सरफेस पे पड़ेगी और अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी है, यानी कम से कम किसके बराबर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट है, तो वो इलेक्ट्रॉन को वहां से इमिट कर देगा या उत्सर्जित कर देगा मेटल की सरफेस। ओके और यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किए थे, जो हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़े। उसके अलावा बोहर का मॉडल था, जो हाइड्रोजन एटम के लिए भी एप्लीकेबल था और हाइड्रोजन एटम के बारे में भी बताता था। ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। होपफुली आप लोगों ने वो रिवाइज किया होगा, समझी होंगी आपने चीजें। तो दो तीन पॉइंट यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया गया था, जैसे कि स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं और जिनके लिए आपका n की वैल्यू 1 2 3 होगी, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा, इंटीग्रल नंबर होगा वो, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी जिसको कहा जाता है। साथ ही उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन एटम की जो ऑर्बिट होगी उसकी रेडियस किसके बराबर होगी, जो आपके बोहर ऑर्बिट जिसे माना गया था उसके बराबर, ओके, जिसकी वैल्यू 52.9 पिकोमीटर। साथ ही क्या बोला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट। तो स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी क्या होगी, यानी जिस अवस्था में आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी, तो वो हमने देख लिया था कि जो आपका क्या ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही थी, आर एच इंटू 1/n का स्क्वायर, और आर एच के आगे माइनस साइन जहाँ पर लगा हुआ था। साथ ही हमने क्या बोला कि अभी अगर इलेक्ट्रॉन आपका इमिट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके उत्सर्जित हो रहा है, हायर क्लास में जा रहा है, या फिर इमिट करके लोअर क्लास में आ रहा है, दोनों ही केस में आपके रेडिएशन निकलेंगे। उत्सर्जन हो रहा है एक क्लास से दूसरी, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तो उस केस में कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस दोनों लेवल्स का आएगा, वो भी हमने देखा था। जहां पर हमने क्या बताया कि डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ई की वैल्यू आपकी हो जाती है ई एफ माइनस ई आई, जहां पर ई एफ क्या है, फाइनल जो आपका एनर्जी लेवल होगा उसकी एनर्जी है, और बात करेंगे ई आई की तो इनिशियल जो एनर्जी लेवल था, एनर्जी स्टेट था, जहां से उसने नॉर्मल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी है ई आई। दोनों के लिए अलग अलग हमने प्रश्न देखा था कि फाइनल के लिए क्या हो जाएगा, ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर एच जो कि आपका क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, अपॉन एन एफ का स्क्वायर। ओके यानी वो वाली NF का मतलब है लास्ट आपका या फाइनल जो एनर्जी स्टेट है उसका मान, n का मान वहां पर क्या होगा, यानी फाइनल स्टेट अगर आपकी क्या है, फोर्थ हो सकती है, थर्ड हो सकती है, सिक्स्थ हो सकती है, सेवेंथ, कोई भी हो सकती है, तो उसका आप स्क्वायर कर लेंगे तो आपको एनर्जी पता चलेगी। ऐसा ही हमने किसके लिए देखा, EI यानी इनिशियल के लिए देखा, पहली आरंभिक जो अवस्था है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो माइनस आर एच अपॉन एन आई का स्क्वायर, ये देखा था। अब इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू आपकी माइनस, ये ओवरऑल पूरा एनर्जी माइनस में ही आ रहा था ओवरऑल, तो माइनस आर एच अपॉन एन आई का स्क्वायर। ओके ये आपका था। वहीं पर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो माइनस, ये फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे, माइनस आर एच अपॉन एन आई का स्क्वायर।
इन दोनों का डिफरेंस, अंतर। डेल्टा ई का मतलब क्या है, जो आपकी फाइनल वाली एनर्जी स्टेट है उसका और जो इनिशियल एनर्जी स्टेट है, आरंभिक और अंतिम आपकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं, उन दोनों की एनर्जीज का डिफरेंस निकालना है, यानी ऊर्जा उन दोनों की कितनी होगी उसका अंतर आपको पता करना है। तो उसका अंतर क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। तो यहाँ पर ई की वैल्यू आपको पता चल जाती है, यानी उन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाता है, जो कि क्या है, डेल्टा ई है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाता है, आर एच 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। ये आपकी क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है। ओके, ऊर्जा इतनी होगी, ऊर्जा का अंतर इतना होगा। यहीं पर एक और टर्म आपकी आती है जो कहती है कि चलिए ऊर्जा तो आपको पता चल गई कि ऊर्जा क्या है, अब बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जितना रेडिएशन वहां से इमिट हो रहा है उसके लिए फ्रीक्वेंसी बताइए। तो वी नो दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है आपकी आवृत्ति है। तो न्यू यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के बारे में हमको पता लगाना है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई अपॉन एच न्यू, डेल्टा ई अपॉन एच, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच हो जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो फिर यहां से आप डेल्टा ई की वैल्यू रखते हैं ये वाली, तो क्या हो जाएगा, आर एच अपॉन एच 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी हो गई। यहां से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ओके, अभी वेव नंबर बताइए, चलिए वेव नंबर कितनी तरंग संख्या होगी उसकी, न्यू बार की वैल्यू, एंड वी नो दैट न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाय सी। ओके, आवृत्ति बटे प्रकाश की जो चाल है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब न्यू की वैल्यू, यहां से न्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो न्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू आर एच अपॉन एच सी 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। ये क्या हो गई, ये यहाँ से आप तरंग संख्या निकाल लेंगे। तो तीन चीजें आपको पता चल गई, एक उन दोनों एनर्जी स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस, दूसरा रेडिएशन जो वहां पर इमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और जो आपकी तरंग संख्या वहां पर बनेगी उसकी वैल्यू आप निकालें। ओके, जल्दी से इनको निकालिए, फिर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। चलिए आगे हमने क्या बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके वेग के बारे में एग्जैक्ट कोई एक्सप्रेशन नहीं आया था, कोई फॉर्मूला नहीं आया था कि आप उसको कैलकुलेट कर पाए, लेकिन वहां पर ये बताया गया था कि अगर प्रोटॉन जो है या नाभिक की बात जो की जा रही है, अगर वहां पर मास बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा और वो भी बढ़ जाएगा, यानी अभी तेजी से वो घूमे। स्पेक्ट्रम की बात हमने की थी, तो बता रहा था कि जो ईएमआर निकल रहा है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है, और अगर वो डिस्पर्स होती है किसी मीडियम से टकराकर तो फिर वो अपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी में उसका डिस्पर्सन होगा और यही आपका स्पेक्ट्रम दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि दो प्रकार से आपका क्या हो रहा है, अलग अलग चीजें चल रही हैं, तो वहीं पर आपको इस तरह से, जैसे अगर विजुअल लाइट है, सिंपल आपका दृश्य प्रकाश है, जब वो किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स किस वजह से होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट है, व्हाइट लाइट में,
तो वो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि वॉयलेट का आपका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है तो उसका डिफ्लेक्शन भी सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं जो रेड है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है तो उसका डिफ्लेक्शन भी कम है। या आप दूसरे टर्म में क्या कहते हैं कि वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा है, इस वजह से वो डिफ्लेक्ट कम हो रही है, और वॉयलेट का क्या है, डिफ्लेक्शन जो है सबसे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। ओके, इतनी चीजें यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ ली थी। वहीं जब स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे तो हमने दो तरह से इसको समझा था कि चूंकि जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उस केस में आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। वहीं पर जब आपका हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस केस में आपका इमिशन स्पेक्ट्रम बनते हैं। और किस प्रकार से बनते हैं ये हमने देखे थे। ओके, ये आपका नॉर्मल विजुअल एरिया जो है या विजिबल लाइट का जो पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की ये लाइट है। ओके, और इनमें क्या हो रहा है, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो रहा है। एग्जैक्ट उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि यहीं तक कोई एक पार्ट है तो इस पार्ट को या इस तरह के स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वहीं अगर स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस दिखती हैं आपको, या आप क्या कहते हैं कि आप उनको बता सकते हो, मर्ज नहीं होते हैं आपके कलर। जैसे यहाँ पर दिख रहा है वॉयलेट लाइट के बाद अगर इंडिगो की बात करें तो वो दोनों कहाँ पर मर्ज हो रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम से मर्ज हो रहे हैं और दूसरा कलर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बॉक्स होगा, इसमें आप कह रहे हो इधर रेड है और फिर इधर आप दूसरा पार्ट बता रहे हो कि यहाँ पर ग्रीन है, तो आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि हाँ इस बॉर्डर के इधर रेड है, इस बॉर्डर के इधर ग्रीन है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस कब है, जब आप एग्जैक्टली कहीं पर उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे या अंतर नहीं बता पा रहे दोनों कलर्स। ओके, तो इस तरह से जब विजुअल लाइट की बात करते हैं तो इसमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपका निकल कर आता है। और ये विजिबल लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज और इंफ्रारेड जो आपका होता है उसके बीच का होता है। ओके, और इस प्रकार आप देखते हैं कि वॉयलेट की तरफ को आप देखेंगे, अगर रेड से वॉयलेट की तरफ को जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। ये आप यहाँ ये जो वेव बनी है इससे भी देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर बात करें इस पार्ट की तो यहाँ पर बड़ी लंबी वेव्स बन रही है। और इसी लंबी वेव के कारण हम ये भी कहते हैं कि अगर आप वॉयलेट टू रेड की तरफ को जाते हैं तो आपको क्या दिखता है कि यहाँ रेड की वेवलेंथ ज्यादा है जबकि वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है, कम है। इसी वजह से क्या होता है कि इसका डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। जिस रास्ते से लाइट जा रही है उस रास्ते से इसका डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, जबकि जो आपकी वॉयलेट कलर की लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या आप क्या कहेंगे वेवलेंथ कम है, उस वजह से उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई थी आपको। अभी हम आपके इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, जिस प्रकार प्रिज्म से विजुअल लाइट जा रही है वहां पर हम क्या देखते हैं कि कोई एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगा दिया जाता है बीच में और फिर देखा जाता है कि वहां पर क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि वो वहां पर रेडिएशन को इमिट करेगा और इमिट के बाद क्या होगा, आपका एक अगर हाइयर एनर्जी लेवल पे आपका इलेक्ट्रॉन है तो वो वहां से अगर रेडिएशन इमिट कर रहा है दैट मीन्स कि वो लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है। और उस केस में जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है उसमें ब्राइट कलर की लाइंस दिखाई देती हैं, चमकीली लाइंस दिखाई देती हैं, और ज्यादातर पार्ट स्पेक्ट्रम का कैसा, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो किस तरह से बनेगा, ये इमिशन का बना रही हूं मैं, इमिशन का स्पेक्ट्रम। इसमें आपकी ब्राइट कलर की लाइट्स दिखाई देती।
ऐसे कुछ ब्राइट कलर की लाइंस वहां पर स्पेक्ट्रम में दिखती हैं, तो इसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इमिशन में आपको पता है क्या हो रहा है कि हाइयर एनर्जी स्टेट से जब आपका इलेक्ट्रॉन नीचे लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा है तो उस केस में वो रेडिएशन को इमिट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। ओके, वहीं पर आपका दूसरा क्या बनता है, एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम बनता है। और एब्जॉर्प्शन के स्पेक्ट्रम में आप कहते हैं कि इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं होता, जैसे कि आपने विजिबल के केस में देखा था, सतत आपको क्या दिख रहा है, स्पेक्ट्रम दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है, जिसमें कि आप दो कलर्स अगर एक के बाद एक कलर आ रहे हैं तो उनको एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि वहां पर आपको एग्जैक्ट कोई बॉर्डर नहीं मिल रहा है कि हाँ इस बॉर्डर के इधर येलो कलर है, इसके इधर आपका रेड कलर या ऑरेंज कलर है। ओके, वहीं पर अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो जब आपका व्हाइट लाइट को किसी रेडिएशन को किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजारा जाता है, उसके बाद प्रिज्म पे लाइट पड़ेगी, तो उस केस में क्या होता है कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, और एब्जॉर्प्शन के बाद आपका क्या होगा, हाइयर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। हाइयर एनर्जी स्टेट पे जाने का मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में आप क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, जहां पर आपका फोटोन यानी कि लाइट जब भी मेटल सरफेस पे पड़ रही है तो सरफेस का वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोन से एनर्जी ले रहा है और फिर उत्सर्जित हो रहा है। ओके, तो एब्जॉर्प्शन के कारण ये जो रेडिएशन बनता है, इस केस में क्या होता है कि कुछ कुछ वेव लेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है मटीरियल, और जब वो अवशोषित कर लेगा तो उसका फिर स्पेक्ट्रम नहीं बनता, और उसकी वजह से वहां पर डार्क लाइंस या ब्लैक कलर की लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं या बन जाती है स्पेक्ट्रम में। तो फिर आपका स्पेक्ट्रम कैसे दिखाई देगा, तभी आपका स्पेक्ट्रम दिखाई देता है कि जैसे यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर आपका येलो कलर आता है, ग्रीन कलर, ऑरेंज भी आएगा यहाँ पे बीच में, विबग्योर आपको पता ही है। इधर आपका वॉयलेट कलर आएगा, इस तरह से आपके क्या बनते हैं, स्पेक्ट्रम बनता है। और इसी स्पेक्ट्रम में आप कहते हैं कि बीच बीच में डार्क लाइन बन जाती है, और इन डार्क लाइन का मतलब क्या है कि उस वेवलेंथ की लाइट मटेरियल द्वारा एब्जॉर्ब हो गई हैं और वो स्पेक्ट्रम में विजिबल नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर कुछ कुछ वेवलेंथ की लाइट की बात हो रही है। तो इस तरह से हमने दोनों स्पेक्ट्रम देख लिए। ये आपका क्या है, इमिशन का स्पेक्ट्रम है, और ये आपका है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी उत्सर्जन का स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं। जल्दी से इन्हें बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, बात कर रहे थे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, जिसे बोहर ने बहुत अच्छे से समझाया था। एक इलेक्ट्रॉन वहां पर है जो कि एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर उसको क्या एनर्जी दी जाती है तो उस केस में वो क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर स्टेट से हाइयर स्टेट में जाएगा, और तब किस प्रकार उसका उत्सर्जन होगा, किस तरह से वो कौन सी हाइयर स्टेट पे जाएगा, ये सब हम लोग समझ रहे थे। अलग अलग इक्वेशन से एनर्जीज के बारे में हमने बताया, फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने बताया, और साथ ही साथ वेव नंबर की हमने यहाँ पर बात की। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जो इमिशन स्पेक्ट्रम बनता है कंप्राइजेस रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज, उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी वहां पर होती है। दीज सीरीज ऑफ रेडिएशन आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड देम।
तो इनका नाम अलग अलग साइंटिस्ट के आधार पर पड़ा। यानी किस प्रकार से अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का वो उत्सर्जित होकर के अपनी किसी उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है और उस एनर्जी लेवल से वो वापस कहां तक आएगा एनर्जी को इमिट करके, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया और उनके आधार पर उन रेडिएशंस के और उन सीरीज के नाम भी पड़े। ओके, तो उन सीरीज को समझेंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो इसी हाइड्रोजन के आधार पर क्वांटाइज जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसकी बात की गई थी बोहर के द्वारा कि कंपेयर करके चलिए दोनों को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम एब्सॉर्ब अ फोटोन इट कॉजेज द electron to experience a transition to a higher energy level, for example n1 equal to 1 or n is equal to 2. When a photon is emitted through a hydrogen atom, the electron undergo a transition from a higher energy level to a lower energy, for example n is equal to 3 और n is equal to 2. तो दो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि आपका क्या रहा है, दो एनर्जी लेवल से, एक ये है एक ये है एक ये है ये एक, ठीक है, अलग अलग एनर्जी लेवल है। बात करें, ये है आपका N1, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है। N इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा, ये सबसे लोअर एनर्जी स्टेट होगी, इसके बाद ये थोड़ी और हाइयर है, ये हाइयर, ये सबसे ज्यादा हाइयर एनर्जी की स्टेट होगी। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या हो रहा है, N1 टू N2 हो रहा है पहले, यानी यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है इस केस में, ठीक है। एब्जॉर्ब होगी तभी तो वो उत्तेजित होगा, उसको उतनी एनर्जी चाहिए कि वो जंप करके हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाए। दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ N3 पर है, हायर एनर्जी स्टेट पे है, वहां से वो लोअर एनर्जी की स्टेट पे अगर आता है तो इस केस में वो क्या करेगा, इमिट करेगा रेडिएशन। ओके, यहाँ पर उसको एनर्जी चाहिए ताकि वो उत्तेजित होकर हाइयर एनर्जी स्टेट पर जा सके। इस केस में उसके पास ऑलरेडी एनर्जी है, हाइयर एनर्जी स्टेट पे वो है, और यहाँ से नीचे आएगा तो उतना रेडिएशन को वो इमिट करेगा यानी उत्सर्जित करेगा। इतनी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, ट्रांजिशन हो रहा है ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो ये ट्रांजिशन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन फ्रॉम अ हाइयर लेवल टू अ लोअर लेवल, higher level to a lower level, there is the transition of light, transmission of light occur। क्या होता है इस केस में, लाइट का ट्रांसमिशन होता है, उसी को हमने समझना है कि जब भी हाइयर से लो में आ रहा है और हम कह रहे हैं कि एनर्जी को इमिट कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। किस केस में, जब हाइयर से आपका लोअर पर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके, द क्वांटाइज एनर्जी लेवल ऑफ द एटम कॉज द स्पेक्ट्रम टू कंप्राइज वेवलेंथ दैट रिफ्लेक्ट द डिफरेंसेस इन दीज एनर्जी लेवल्स। फॉर एग्जांपल, द लाइन एट 656 नैनोमीटर कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2। यानी कि जब आपका 3 से 2 पे आ रहा है तो इस केस में क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ भी होंगी लाइट की, और क्या होंगी, अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे दोनों होंगी, तो हमें उन एनर्जी लेवल का डिफरेंस भी देखना है और उसको समझना है कि जब एनर्जी लेवल इतनी है, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ये है, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी। ओके, और वेवलेंथ आप वहां से कैलकुलेट करेंगे। ओके, आपको पता है कि यहाँ पर एनर्जीज इतनी है, जब आपको एनर्जी पता है फ्रीक्वेंसी आप उसकी कैलकुलेट कर लेंगे, आपको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और एच न्यू वहां से वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, hc बाई लैम्डा करके। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट करिए। फिर हम देखते हैं कि अभी अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरह से आपका ट्रांजिशन को समझाया जब हाइयर से लोअर पर आपकी क्या आती है, इलेक्ट्रॉन आती है। ओके, चलिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है
लाइंस दिख रही हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टली। 7 लाइन का मतलब क्या है? 7 ऑर्बिटल है। 7 ऑर्बिटल, ऑर्बिट को जैसे हम n1 n2 करके दिखा रहे थे, तो यहाँ पर n मान लेते हैं। तो n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, यानी ये पहली ऑर्बिट है। फॉर दिस n इज इक्वल टू 2, इसके लिए n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 7। ये 7 आपकी ऑर्बिट्स हैं, या 7 एनर्जी स्टेट है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना होगी या उसका ट्रांजिशन होगा। अब ट्रांजिशन किस प्रकार होगा वो आपको देखना है। यहाँ पर क्या होता है, हाइयर एनर्जी लेवल से जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा, तो उस टाइम पर हमने क्या कहा, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट भी होगा। ओके, यानी इमिट होंगे रेडिएशन, उन्हीं को समझना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लाइमन सीरीज को पढ़ते हैं, और लाइमन सीरीज क्या कहती है कि जब आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे होगा, यानी कि N1 में जब जो पहली कक्षा है वहां पर इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, उसको लाइमन सीरीज कहा जाएगा। और ये आपका यूवी लाइट होती है, यहाँ पर जो रेडिएशन इमिट होगा वो यूवी लाइट का होगा। ओके, क्या समझे? किसी भी N2 से, N3 से, N4 से, N5 से, किसी से भी जब ट्रांजिशन कहां पर होगा, N1 पर होगा। यानी कोई भी हायर एनर्जी स्टेट से जब आपका इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट, यानी पहले तो वो एब्जॉर्ब करके उत्तेजित हुआ होगा, या फिर वो ऑलरेडी पहले से ही 7 पे रहा होगा। अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लेके चल रहे हैं, तो यानी वो एनर्जी स्टेट 7 पे था सपोज, या 6 पे था, 5 पे था, तो वहां से जब वो वापस आ रहा है कहां पर, आपका ग्राउंड स्टेट पे। लाइमन सीरीज जिसे बोल रहे हैं वो क्या कहता है कि ग्राउंड स्टेट पे जब भी आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है वापस, तो उसको लाइमन श्रेणी में रखा जाएगा, और ये रेडिएशन आपका यूवी लाइट का होता है। ओके, इतना समझ गए? जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए, तो यहाँ पर लाइमन के लिए क्या बताया गया है, 5 से इलेक्ट्रॉन 1 पे आ रहा है, 4 से इलेक्ट्रॉन 1 पे आ रहा है, 3 से भी इलेक्ट्रॉन 1 पे आ रहा है, और 2 से इलेक्ट्रॉन 1 पे आ रहा है। यानी जब भी ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो वो लाइमन सीरीज में देखेंगे आप उसको, और रेडिएशन आपका यूवी रेडिएशन। ठीक है, इसको लाइमन ने बताया था, उनके नाम पर इसको क्या बताया गया, लाइमन सीरीज कहा। दूसरा आपका क्या है, बामर सीरीज आप इसे कहते हैं। बामर सीरीज क्या कहता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी स्टेट पे आएगा, तो वो बामर सीरीज का होगा, और ये आपके विजिबल लाइट का होता है जो रेडिएशन। और लाइन स्पेक्ट्रम में लाइन इस तरह से आपकी 4 लाइनें जो आपको दिख रही हैं, ये क्या बता रहा है, यहाँ पर पहली लाइन बता रही है कि थर्ड से आपका सेकंड में ट्रांजिशन हो रहा है, सेकंड लाइन बता रही है 4 से सेकंड पर हो रहा है, थर्ड लाइन बता रही है 5th से आपका सेकंड पे हो रहा है, और फोर्थ लाइन बता रही है 6 से आपका सेकंड पर हो रहा है ट्रांजिशन। यानी जब भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी हाइयर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पर आ रहा है, तो वो बामर सीरीज का रेडिएशन है जो कि विजिबल लाइट के अंतर्गत आए। ओके, इस तरह से समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, उस रेडिएशन की बात कर रहे हैं जो उत्सर्जित हो रहा है। उत्सर्जित क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइयर स्टेट से नीचे आ रहा है, वापिस आ रहा है वो, तो जब वो हाइयर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो उस टाइम पर रेडिएशन को इमिट करेगा। समझ रहे हैं, और जो वो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसी को हम विजिबल लाइट, यूवी लाइट सीरीज में बता रहे हैं। ओके, थर्ड आपका पाशन ने दिया था, जिनके नाम पर पाशन सीरीज इसको कहा जाता है। पाशन सीरीज क्या कहती है कि तीसरे एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो उसको पाशन सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे, और इसको अवरक्त वेव या आपकी आईआर के अंतर्गत आप देखते हैं, या आप क्या कहेंगे, इन दोनों के अलावा जो तीनों हैं वो तीनों ही आईआर में ही आती हैं, ये भी इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड। ओके, अब इसको समझिए, पाशन ने क्या कहा कि अभी जो भी आपकी
इलेक्ट्रॉन वापस आएगा वो थर्ड एनर्जी स्टेट में आएगा। ओके, यहाँ पर 4 से भी 3 पे आया, 5 से 3, 6 से 3 पे। तो इन सब में आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन किस प्रकार हो रहा है कि इतनी हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस आ रहा है या उसका ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसको पार्शियल सीरीज कहा जाता है। देन आपका ब्रैकेट सीरीज आती है। ब्रैकेट सीरीज क्या कहती है कि अभी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ एनर्जी स्टेट पर आएगा। देख रहे हैं ना आप ट्रांजिशन। तो फोर्थ एनर्जी स्टेट पर जब आपका इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको ब्रैकेट सीरीज कहा जाता है, और ये भी आपका आईआर रेडिएशन के अंतर्गत इसे देखेंगे। और लास्ट आपका पी फंड सीरीज आता है, जो कि क्या कहता है कि अभी जितनी भी हायर एनर्जी की आपकी सीरीज से आपका ट्रांजिशन होगा वो फिफ्थ एनर्जी स्टेट पर होगा। ओके, तो इस तरह से सीरीज में आपको याद रखना है, समझ लेंगे। लाइमन यानी जब फर्स्ट सबसे पहले लाइमन का नाम आएगा, दैट मीन्स कि ग्राउंड स्टेट पे जब आपका इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है। पामर यानी दूसरे नंबर पे नाम आ रहा है, तो जब दूसरे एनर्जी स्टेट पर आपका इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है। पार्शन थर्ड पे इनका नाम आ रहा है, तो तीसरे एनर्जी स्टेट पे आपका इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है। ब्रैकेट सीरीज तो जब आपका हायर एनर्जी लेवल से कौन से फोर्थ वाले पे आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और पी फंड सीरीज क्या कह रही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपका फिफ्थ एनर्जी स्टेट पर आएगा तो वो क्या है, पी फंड सीरीज में आएगा। और ये लास्ट के तीनों ही आईआर रेडिएशन के होंगे। बामर सीरीज विजिबल लाइट बताएगी, वही लाइमन सीरीज आपकी क्या बताएगी कि यूवी लाइट का रेडिएशन है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। और आपने क्या देखा, इन तीनों में आपने देखा कि हायर एनर्जी स्टेट 6 को माना गया है, और इन दोनों में आपने कहा कि 7 से भी आपका इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकता है। ओके, तो इतना होपफुली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता है। क्वेश्चन क्या निकलेगा कि आपको जो ये ट्रांजिशन हुआ है 2 से 1 में, इस ट्रांजिशन में रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी वो कैलकुलेट करनी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है। एनर्जी आपको पता है इन दोनों के बीच के, वो आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। और आपने क्या देखा है कि इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा गैप रखा गया है। दैट मीन्स कि इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, इनसे कम इनका है। इस तरह से आपका एनर्जी लेवल्स बताए गए हैं। तो यानी एनर्जी लेवल यानी एनर्जी का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो वो किस प्रकार है उसी प्रकार उनको व्यवस्थित किया गया। ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक भी आपका समाप्त होता है। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सीरीज आपको अच्छे से समझनी है। ट्रांजिशन मैंने आपको समझा दिया है किस तरह से अलग अलग एनर्जी स्टेट में हो रहा है, और वहां पर जिन साइंटिस्ट ने उन इमिशंस के बारे में बस समझाया और ट्रांजिशन के बारे में समझाया, उनके नाम पर ही सीरीज का नाम रख दिया गया है। ओके, तो होपफुली ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।